हाय। सो दिस इज़ द सेकंड पॉडकास्ट और ये थोड़ा-सा ज़्यादा ट्रिकी हो रहा है मेरे लिए। लेकिन देखते हैं किस तरीके से जाता है। ये भी अनफ़िल्टर ही होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको कल वाले पॉडकास्ट में कहा था कि सारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं। कैमरे के पीछे रहना और कैमरे के आगे रहना बहुत अलग चीज़ें हैं। ये दोनों अलग चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं। मैं अभी भी नर्वस फ़ील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। इट्स नॉट मेरी साँस जो है वो ऊपर-नीचे जा रही है और मैं सही तरीके से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। पर यही एक प्रोसेस है, यही एक तरीका है। मैं नहीं जानता कि ये पॉडकास्ट से आपको कितना ज़्यादा वैल्यू मिलने वाला है, कितना ज़्यादा सीखने के लिए मिलने वाला है। पर ये जितनी भी चीज़ें मैं बना रहा हूँ वो मेरे खुद के लिए हैं और इसके साथ-साथ मैं अपनी जर्नी भी शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग मेरी गलतियों से सीख सकें, आप लोग सीख सकें कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए और शुरुआत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िल्म लाइन के अंदर इतने सालों का काम करने के बावजूद भी आज भी कैमरे के सामने आने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मुझे शायद पता नहीं मेरी आवाज़ किस तरीके से आ रही होगी और कितना साफ़ है, कितनी सारी चीज़ें उस हिसाब से जा रही हैं जिस हिसाब से मैंने सोची हुई हैं। सेटअप कैसा है, लाइट सही है कि नहीं है, माइक, ऑडियो क्वालिटी सही है कि नहीं है, जो चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ वो सही तरीके से आप तक पहुँचने वाली हैं कि नहीं है, ये सब मालूम नहीं है। पर यही एक प्रोसेस है। सो हाय, मेरा नाम विनीत कुमार है और मैं एक सिनेमैटोग्राफ़र एंड एडिटर हूँ। आप एक फ़िल्म मेकर भी मुझे कह सकते हैं और मुझे लोगों को सिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है इसके बारे में और उसी के लिए मैंने सोचा कि मैं ये पॉडकास्ट स्टार्ट करता हूँ और लकीली आप मुझे स्पॉटिफ़ाई पे हमारा लाइव है, इवन एप्पल पॉडकास्ट अगर आप देखते हैं, तो क्रिएट योर स्टोरी ये चैनल का नाम है। आप इस पे जाके ज़रूर फ़ॉलो कीजिए और सुनिए और जानकारी लीजिए और अगर आपको किसी भी तरीके से कुछ भी फीडबैक देना है या कुछ आप ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं फ़िल्म के रिगार्डिंग जो हम धीरे-धीरे आगे कवर करने वाले हैं, तो आप ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो कर सकते हैं। अ, विनीत K185 और विनीत क्रिएट्स करके मेरा ये इंस्टाग्राम चैनल है। चलिए शुरू करते हैं और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज का ये दूसरा पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है? तो आज का पॉडकास्ट जो टॉपिक मैंने सोचा है उसको कि हम जो फ़िल्म है तो उसके अंदर क्यों आना चाहते हैं? जो फ़िल्म बनाने की दुनिया में क्यों आना चाहते हैं? हम लोग इस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं? इसके बारे में मैंने सोचा है कि हम लोग बात करेंगे और देखते हैं कि ये टॉपिक कितना अच्छे से निकल के आता है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको अनकट ही रहने दूँ और इसको जितना नेचुरल रह सके, जितना मेरी गलतियाँ हैं वो उसके साथ ही आपको दिखे, ये मेरा प्रयास रहेगा और मेरी हिंदी के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी हिंदी कुछ ऐसी ही है। तो बहुत सारे शब्द अगर आपको समझ में ना आए तो आप गूगल कर सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि बीच-बीच में इंग्लिश के भी शब्दों का प्रयोग करने के लिए। ये मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं अगर हिंदी में बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो जाती है अनफॉर्च्यूनेटली और अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो फिर इंग्लिश ही हो जाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी सारे फीडबैक लेने की और लोगों ने कहा है कि आप दोनों भाषाओं का प्रयोग कीजिए, पर अभी भी मेरे लिए आसान नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं कि क्यों ये फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं? क्यों इसको एक करियर बनाना चाहते हैं? क्यों इसको एक अपनी ज़रूरी नहीं है कि लोग इसमें पूरी तरीके से आना चाहते हैं मतलब फुल टाइम। लोग इसको पार्ट टाइम भी कंज़्यूम करते हैं। मतलब पार्ट टाइम भी इसको करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ के ज़रिए अपनी कहानी बोलने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग अपने वीडियोज़ के थ्रू अपनी कहानी बोलने का प्रयास करते हैं। फ़िल्म्स हैं क्या? कहानी ही तो है। और फ़िल्म के ज़रिए बोलते क्या हैं? या तो दूसरों की कहानी या खुद की कहानी या फिर बनावटी कहानी। लेकिन कहानियों में मज़ा आता है। क्यों कहानियों से हमारा इतना ज़्यादा गहरा रिश्ता रहा है? क्यों हम कहानियों के प्रति इतने ज़्यादा
प्रभावित हो जाते हैं। आपने सुना होगा नानी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, मम्मी की कहानियाँ। पुराने समय में हम लोग हमेशा कहानियों के ऊपर हमेशा निर्भर रहते थे। जब हम छोटे थे तब भी हमारे लिए कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण रखती थीं, जबकि हम इन सारी चीज़ों से ज़्यादा वाकिफ़ भी नहीं थे। हमें फ़िल्म्स के बारे में नहीं मालूम था, हमें उस टेक्नीक्स के बारे में नहीं मालूम था, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं था, लेकिन फिर भी हम उनके प्रति भी आप याद करते हो नानी की कहानियों को या फिर दादी की कहानियों को, तो उसके अंदर आप देखोगे, तो आप उस सारी चीज़ों को महसूस कर पाते थे। आप उन सारी चीज़ों को सोच पाते थे, कल्पना कर पाते थे उन विषय में कि अगर वो बोल रहे होते थे कि एक दूर देश में एक राजा था, तो राजा की एक छवि हमारे दिमाग में आ जाती थी, इमेज हमारे दिमाग में आ जाती थी। अगर कहते थे एक बहुत ही खूबसूरत रानी थी, जबकि हम छोटे थे पर भी हम उस रानी को खूबसूरती से ही देखते थे। फिर जैसे-जैसे हम बड़े हुए, हम लोगों ने उस चीज़ को और भी तरीके से देखना चालू किया, फ़िल्म के माध्यम से, टीवी सीरीज़ के माध्यम से, अलग-अलग जो भी माध्यम आपके पास रहा हो, कार्टून सीरीज़ भी। पर मैं आपको फिर से उसी मुद्दे पर लेके आना चाहता हूँ कि नानी और दादी की कहानियों में ऐसा क्या था कि हम उनको कल्पना कर पाते थे? पता है वो क्या था? उनके पास एक शक्ति थी जिसको बोलते हैं इल्यूज़न, मतलब वो उस चीज़ को उस तरीके से बोलते थे, उस प्रभावशाली तरीके से बोलते थे कि हम उस पे विश्वास करते थे। हम उसके बारे में कल्पना कर पाते थे। फ़िल्म और कुछ नहीं, आपको बस एक इल्यूज़न क्रिएट करना है। आपको ये लोगों को एहसास कराना है कि जो आप कहानी बोल रहे हैं वो सच्ची में हो रही है। जस्ट लाइक एवेंजर के बारे में बात कर लेते हैं, मार्वल्स की फ़िल्म्स जो हम काफ़ी पसंद करते हैं, वो काल्पनिक हैं। असल में कोई भी आयरन मैन है नहीं। असल में कोई भी इस दुनिया पे इतना बड़ा संकट नहीं आ गया है कि एलियनों ने हम पे हमला ही कर दिया है। लेकिन पता है यही मज़े की बात है कि लेकिन जब हम उस कहानियों को देखते हैं तो हमें लगता है कि सच्ची में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम उन पे विश्वास करना चाहते हैं कि सच्ची में हमारी दुनिया खतरे में है और उसे बचाने के लिए कोई ना कोई है जो खड़ा होने वाला है। कोई भी है जो हमें इन सारी बुरी आदत से, बुरी लोगों से और बुरे एलियन से हमें बचाएगा। और जब टोनी स्टार्क मरा था तो बहुत सारे स्टेटस लगे गए कि यार सच्ची में आयरन मैन मर गया है, असल में वो ज़िंदा है, पर फिर भी हमने वो एक इल्यूज़न क्रिएट कर दिया कि हाँ, हम उस कैरेक्टर से, उस कहानी से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं, उससे ज़्यादा प्रभावित हो गए कि फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ज़िंदा है, मर गया, लेकिन हम फिर भी उसे याद कर रहे हैं कि यार अब हमें वो दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अरे यार, वो नए-नए सूट्स, नई-नई गैजेट्स, नई-नई चीज़ें अब हमें देखने को नहीं मिलेंगी। लड़ाइयाँ रुकी नहीं हैं, अभी भी मार्वल्स की काफ़ी सारी सीरीज़ आ रही हैं, बहुत सारी डीसी के भी सीरीज़ आ रही हैं, पर फिर भी हम उस कैरेक्टर से इतना ज़्यादा जुड़ गए कि अब हमें उसकी याद आती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो गया कि एक काल्पनिक व्यक्ति जो इस दुनिया में है ही नहीं, हम उससे इतना ज़्यादा जुड़ गए? कैसे है कि हमने उसे आइडलाइज़ करना शुरू कर दिया है? कैसे हुआ कि हम लोगों ने उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच लिया कि हम मालूम है कि वो काल्पनिक है, वो एक कहानी है, उसका कभी न कभी एक अंत होता है, हर शुरू अच्छी कहानी का एक अंत होता है। लेकिन हम उससे इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं कि अब हम चाहते हैं कि यार नहीं वो यार दोबारा आ जाए। आप फैन पेज देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि यार लोग चाहते हैं, लोग थ्योरीज़ बना रहे हैं कि किस तरीके से आ सकता है क्योंकि मार्वल ने मल्टीवर्स खोल दिया है और तमाम तरीके की चीज़ें जो असल में अभी उनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है, पर आप जानते हैं, हम उस चीज़ को क्यों इतनी गहराई से जानते हैं और क्यों हम चाहते हैं वो वापस आ जाए? क्योंकि कहानियों का प्रभाव हमारे ज़िंदगी में बचपन से ही है और यही एक कारण होता है कि हम लोग उस कहानियों से इतना जुड़ जाते हैं। आज भी अगर किसी के बारे में सोचते हैं और अगर आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है और अगर आप अभी जवान हैं या फिर अभी आप धीरे-धीरे इस विषय में सोच रहे हैं कि यार गर्लफ्रेंड हो तो कैसी हो? तो आप देखेंगे कि आप जब उस चीज़ को सोच भी रहे हैं, तो आप फ़िल्मी दुनिया की तरीके से सोच रहे हैं। आप चाहेंगे कि वो लड़का, अगर आप लड़की हैं तो वो चाहेंगे कि वो लड़का
थोड़ा डैशिंग तरीके से आए, थोड़ा जैकेट वगैरह पहना हो, बाइक पर आए और सब लोग उसको देखें पर वो आपको देखे। भले ही इसका वास्तविकता से शायद जुड़ाव हो सकता है, आप लकी हों और ऐसा हो जाए, मैं आशा करता हूँ, पर असल ज़िंदगी में सबके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा वैसा हो। अगर आप लड़के हैं तो आप ज़रूर चाहेंगे कि वो लड़की, अगर आप इंडिया से हैं तो आप ये ज़रूर चाहेंगे कि वो लड़की इंडियन ड्रेस में हो, हवा चल रही हो, बाल उड़ रहे हो और आपको देखते ही उसे बस प्यार हो जाए। अब हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग क्यों इस तरीके से सोचते हैं उस बारे में? क्योंकि आप जब कहानियाँ सुनते हैं, आपने जब फ़िल्म्स देखी हैं, आपके मन में एक कहानी ढल गई है और आप प्यार का मतलब भी हम लोगों ने एक कहानियों से छोड़ लिया है, तो हमें चाहे ना चाहे हम चाहते हैं कि हमें एक वैसा ही लाइफ़ पार्टनर मिले और कभी-कभार और कहानियाँ हमें बहुत प्रभावित कर देती हैं। तो फ़िल्म्स के बारे में हम लोग आ जाते हैं, फ़िल्म्स और कुछ नहीं है, एक इल्यूज़न है जो हम क्रिएट करते हैं अपनी अलग-अलग चीज़ों से। अ, डायरेक्टर उस कहानी को, सॉरी, लेखक से शुरू करते हैं। लेखक सबसे पहले उस कहानी को सोचता है, उसको कागज़ पे उतारता है और उसको अलग-अलग तरीके से तोड़ता है, प्लॉट्स के ज़रिए, सब प्लॉट्स के ज़रिए। प्लॉट्स क्या होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, पर अभी हम महमूद कि स्टोरी टेलिंग क्या है, फ़िल्म का कहानी को किस तरीके से बोला जाता है कि लोगों की ज़िंदगी में वो प्रभाव डालती है। लेखक जो है जब सोचता है एक कैरेक्टर के बारे में और फिर उसके बारे में लिखना शुरू करता है, फिर उसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी लिखता है कि ये जो कैरेक्टर है वो कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, क्यों इसकी सोच ऐसी है, क्यों ये ऐसा चाहता है, वो सारी की सारी चीज़ें वो इसमें सोचता है और करने की कोशिश करता है। इस तरीके से मतलब कहानी लिखी जाती है और कहानी को इन डेप्थ में हम बात आगे भी कवर करेंगे अपने आने वाले टॉपिक में। बस एक बार मैं थोड़ा यूज़्ड हो जाऊँ कैमरे के सामने सारी चीज़ें स्ट्रक्चर वे में बोलने के लिए, ठीक है? दूसरी बात आती है, फिर वो डायरेक्टर के पास जाती है और डायरेक्टर उस कहानी को फिर से देखता है पढ़ते हुए और उस कहानी को किस तरीके से प्रस्तुत करे कि लोग इस कहानी से ज़्यादा प्रभावित हो पाएँ। उसी तरीके से डायरेक्टर और सिनेमैटोग्राफ़र जो हैं वो दोनों बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस कहानी को किस तरीके से उभारा जाए। जो जो सिनेमैटोग्राफ़र होता है वो इस बात का ख़्याल रखता है कि कलर से उस कहानी का जो सीन है वो और भी निखारा जा सके। उसके मूवमेंट्स के द्वारा वो अ कहानी को और भी ज़्यादा रोमांचक बना सके। और बहुत सारा आप देखते होंगे कभी-कभार कैमरा आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, साइड में जा रहा है, आपको वाइड शॉट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। इन सब का एक उद्देश्य है जो आपकी कहानी बोलने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके अंदर आप बहुत सारे फ़िल्म्स के अंदर कलर्स भी देखते होंगे कि जो पीछे हल्का-सा रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है। वो हर एक कलर का एक मायना होता है और वो इसलिए है क्योंकि वो आपकी कहानी को उभारा जा सके। जो लेखक ने कहानी देखी है उसको उस पर्दे पर उतारने के लिए जिस भी टेक्निकलिटी की ज़रूरत होती है वो सिनेमेटोग्राफ़र और डायरेक्टर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या इस कहानी की ज़रूरत है? क्या हम इसको थोड़ा अ, पैन दें या फिर हम उसको ट्रॉली शॉट के ऊपर लें या अलग-अलग तरीके से। उसके बाद ये कहानी है जो एडिटर्स के पास जाती है, साउंड डिज़ाइनर्स के पास जाती है और उन सब का एक ही उद्देश्य होता है कि इस कहानी की जो कैरेक्टर्स हैं, इस कहानी के जो लोग हैं, उन सब के अंदर जान फूँकना और लोगों के अंदर कहानी कुछ इस प्रकार से बोलना, भले ही ये काल्पनिक हो या वास्तविकता हो, लोग इस पर विश्वास करें, उनको मज़ा आए और इसे लोगों के ज़हन में उतारा जा सके। एडिटर का सारी कहानी को एक लाइन में जोड़ता है, आगे-पीछे एक एडिटर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल्स अदा करता है। मैं तो कहता हूँ कि राइटर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर और एडिटर ये एक फ़िल्म के 4 मुख्य भाग होते हैं। एक तरीके से आप कुर्सी के 4 स्तंभ बोल लीजिए कि ये
चारों की वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर ये चारों लोग इस कहानी को एक ही रीति से देखते हैं और इस सही तरीके से इसको प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी कहानी बहुत अच्छे से निकल के आएगी। भले ही वो कहानी बहुत ही साधारण हो, बहुत ही लेकिन अगर ये लोग चारों सही हैं और ये चारों लोग आपस में सही तरीके से काम कर रहे हैं, इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, मे बी अ, डायरेक्टर बहुत मेन भूमिका निभाता है इसके अंदर, क्योंकि अगर आपका डायरेक्टर जो है उसको बोला जाता है कि कप्तान है हमारी शिप का, एक शिप को फ़िल्म के रूप में देखा जाता है और डायरेक्टर को देखा जाता है कप्तान के रूप में। तो अगर ये सही है आपका, तो आपकी कहानी ज़रूर कितनी भी बोरिंग हो वो उसको और इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाने के लिए कारगर है। तो जब एडिटर और साउंड डिज़ाइनर, एफएक्स आर्टिस्ट और अलग-अलग तरीके से ये सारी चीज़ों को लेकर आता है, तब एक कहानी बनती है। और तब लोग उसका मज़ा ले पाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसके अंदर 3 दोस्त हैं अलग-अलग, अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग सोच रखते हैं। एक है जो ज़िंदगी से एकदम उसको ज़िंदगी एकदम साधारण है, उसको ज़्यादा उसके कोई गोल्स नहीं है, वो मज़ा-मस्ती में रहता है। एक है जो अमीर है लेकिन थोड़ा समझदार है, और एक है जो सिर्फ़ पैसे के पीछे भागता है, उसका सिर्फ़ सीधा गोल है कि मैं 40 तक इतना पैसा कमा लूँ कि आगे मुझे काम करने की ज़रूरत ना पड़े। और पर जो समझदार दोस्त होता है उसका, वो क्या करता है कि उसको प्लान बनाता है कि हम लोग बाहर जाएँगे, घूमेंगे-फिरेंगे और अपनी ज़िंदगी में जो भी हम लोगों ने वादा किया था स्कूल डेज़ में हम उनसे पूरा करेंगे। साधारण सी कहानी है, वन लाइन में बोल दी। लेकिन जिस तरीके से उसको दिखाया है, जिस तरीके से उसको बनाया है, आप कितनी बार, बहुत सारे लोगों ने बहुत बार देखी है, खुद मैंने भी काफ़ी बार देखी है वो, और हर बार उतना ही मज़ा आता है। हर बार उन कैरेक्टर्स में से, तीनों कैरेक्टर्स में से एक ना एक हम लोग देखे जाते हैं कि हम रिप्लेस कर देते हैं उस कैरेक्टर को अपने आप से। हम उसी तरीके से जीना चाहते हैं। हम भी उन्हीं दोनों दोस्तों को ढूँढने लग जाते हैं यार, कि कहाँ है वो हमारे दोनों दोस्त। लेकिन साधारण कहानी को भी अच्छी तरीके से प्रस्तुत करेंगे और सही तरीके से काम करेंगे, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी कहानी निकल के आ सकती है। कहानी बोलने का तरीका ज़रूर कर आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको वो सोचना पड़ेगा। आपको टेक्निकैलिटी से पहले आपको वो कहानी खुद जीनी पड़ेगी अपने दिमाग में। नहीं एक अपनी ज़िंदगी में नहीं, लेकिन अपने दिमाग में वो जीनी पड़ेगी। आपको उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि कहाँ से मैं शुरुआत करूँ, किस तरीके से दिखाऊँ, किस तरीके से मैं कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करूँ कि मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से बता पाऊँ। वो खालीपन ना लगे कि यार ये कैरेक्टर्स के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई, या अचानक से कहाँ से दोस्त आ गए, कहाँ से क्या हुआ, क्या बैकग्राउंड है। इसके लिए आप कभी भी देखेंगे तो कहानी से पहले हर एक का बैकग्राउंड दिखाया जाता है, कि और उसका ये हर एक कैरेक्टर को एस्टैब्लिश किया जाता है और एटलीस्ट प्रयास किया जाता है। बहुत सारी फ़िल्म्स इस कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा डमाडोल हो जाती हैं और उतना अच्छे से कैरेक्टर को एस्टैब्लिश नहीं कर पाती हैं, कि और फिर बाद में उनको उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है, और वो कैरेक्टर से लोग उतना जुड़ नहीं पाते हैं। और कैरेक्टर से जुड़ने के लिए उसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो वो आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये सारी बातें जो हैं, हो सकता है आपको मालूम हो सकता है नहीं मालूम हो सकता है आपने कुछ नया सीखा है, हो सकता है कि नहीं सीखा है। लेकिन अगर आपने यहाँ तक ये देखा है, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप अपनी खुद की कहानी लें, चाहे भले वो साधारण हो, लेकिन उसको बनाने का प्रयास करें। इससे पहले कि आप टेक्निकल एक्सपर्ट में घुसें, मैं चाहूँगा कि आप अपनी खुद की कहानी लिखें और उसके ऊपर आप एक अपनी खुद की फ़िल्म बनाएँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को दिखाएँ या रिलीज़ करें, ये आपके खुद के लिए भी हो सकती है। भले ही आपको कोई भी अनुभव ना हो, आपको कोई भी चीज़ें मालूम ना हो, आपको कैमरा सेटिंग्स ना मालूम हो सकता है आपके पास कैमरा ही ना हो, आपके पास फ़ोन हो, आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं, और मैं आपको उत्साहित यही करूँगा कि आप उससे ही शुरुआत करें, क्योंकि जब आप कहानी लिखेंगे, आप
कहानी को शूट करेंगे, आप उसको डायरेक्ट करेंगे, आप उसकी एडिट एडिट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा ये चारों प्रोसेस का मान्य क्या है। आपकी चीज़ें किस में ज़्यादा आप अच्छे हैं और भले ही वो सबसे खराब होगी लेकिन वो आपकी कहानी होगी। आपको एक आदत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मैंने कल के पॉडकास्ट में भी कहा था। लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वो इस इंतज़ार में हैं कि या तो उनके पास बजट आएगा या फिर XYZ या फिर किसी लोगों के भरोसे हैं, लेकिन आप उनसे एक कदम आगे निकल जाएँगे। भले ही उनके पास ज़्यादा अनुभव होगा, भले ही उनके पास बजट होगा, उनके पास लोग होंगे, लेकिन आप उनसे आगे इसलिए निकल जाएँगे क्योंकि आपने अपनी खुद की कहानी लिखी है, उसको पर्दे पर उतारने का प्रयास किया है। और उसके बाद आप अपनी जर्नी को शुरू कीजिए। आप फिर से कहानी लिखिए, जो पिछली बार गलती की थी उनको ना दोहराइए, कैमरा सेटिंग्स के बारे में जानिए, व्हाइट बैलेंस क्या महत्व रखता है, आईएसओ क्या महत्व रखता है, शटर क्या महत्व रखता है, कौन से लेंसेज़ का प्रयोग करना चाहिए और अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो कि किस तरीके से फ़ोन से शूट करना है, आप उसमें जाइए। और फिर से दूसरी कहानी लिखिए और बनाइए। वो कहानी पहली कहानी से काफ़ी अच्छी होगी, उसकी मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ और उस तरीके से आप अपनी धीरे-धीरे क्राफ्टमैनशिप को बढ़ाइए, इसको और अच्छे से कीजिए। हम आपसे फिर से मिलेंगे और भी ऐसे ही बात करेंगे फ़िल्मों के बारे में जिसमें से बहुत सारी शायद बातें आपके काम की होंगी, हो सकता है बहुत सारी बातें आपके किसी काम की नहीं होंगी। लेकिन इसी को जर्नी कहते हैं, इसी को एक शुरुआत कहते हैं। क्योंकि मैं अपनी किसी भी दिन को किसी के 100वें या 1000वें दिन से कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने पहले दूसरे दिन को दूसरे और पहले दिन से ही कंपेयर करना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है और मेरा जो वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी जो भी है, बहुत सारे लोगों के दूसरे वीडियो से अच्छा है और बहुत सारे लोगों के वीडियो से खराब है। पर मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। मेरे लिए ये मायने रखता है कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पा रहा हूँ और धीरे-धीरे इस काम में अच्छा हो रहा हूँ और भी सारी जानकारी जो मैंने इसमें नहीं दे पाई, मैं कोशिश करूँगा आगे वाले वीडियो पॉडकास्ट में आपको दे पाऊँ और जैसा मैंने कहा कि अभी सोलो पॉडकास्ट ही चालू रहेंगे क्योंकि ये मेरे खुद के लिए है। ये खुद की जो झिझक है मेरे अंदर जो कैमरे के सामने और लोगों से बात करने का, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कैमरे के सामने बोलने का, अपनी बात रखने का सही से, एक डर है कि लोग जज करेंगे। एक डर है कि अरे यार तुमने इतना काम किया हुआ है, लोग क्या सोचेंगे? एक डर है कि मैं अपनी चीज़ों को सही तरीके से बोल पाऊँगा कि नहीं, गलती कर पाऊँगा कि नहीं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि गलतियाँ ही की जाएँ और अपनी गलतियों से सीखा जाए। भले ही मुझे बहुत सारी जानकारी हो इस सारे विषय में, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं कैमरे के सामने अच्छे से बोलना सीख जाऊँ। उसके बाद ही सारे टॉपिक्स हम शुरू करेंगे और सारी चीज़ों को हाँ, आगे बढ़ाएँगे। सो आशा करता हूँ कि आपने यहाँ तक देखा है तो आपको अच्छा ही लगा होगा। सो आप स्पॉटिफ़ाई पे हैं तो फ़ॉलो कर सकते हैं, एप्पल पॉडकास्ट पे हैं तो भी फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर मैंने ये यूट्यूब पर डाला है इन केस तो फिर आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नहीं डाला है तो इंतज़ार कर लीजिए। अ, शायद मैं भी अपनी कहानी बोल रहा हूँ। अलविदा।